Hello dear students. So in this lecture we will study about integrated rate equations. ठीक है, जो केमिकल काइनेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस. तो इंटीग्रेटेड, so यहाँ पर इंटीग्रेटेड का मतलब इंटीग्रेशन से, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस. सो इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं दैट इज एडिशन ऑफ समथिंग. जैसे डिफरेंशिएशन होता है मीन्स ब्रेकिंग ऑफ समथिंग, और यू कैन से चेंज ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग, डिफरेंशिएशन. तो वैसे इंटीग्रेशन क्या होता है, उसको एडअप करना. जो कोई भी मतलब चीज है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडअप करना, न्यू चीज जनरेट करना, कुछ बड़ा चीज. ऐसा बोल सकते हो डिफरेंशिएशन मीन्स होता है ब्रेक करके स्मॉल करना, वहीं पर इंटीग्रेशन का मतलब होता है बिगर करना, लार्ज करना. ठीक है, तो इंटीग्रेशन इक्वेशंस को यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जो डिफरेंट टाइप के, जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजेस विद टाइम. ठीक है, जो टाइम के साथ में किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट टाइम के साथ में उसका कंसेंट्रेशन कम होता जाएगा, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा. तो जो रिलेशन है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की विद टाइम, उसको हम फाइंड आउट करेंगे थ्रू इंटीग्रेशन. ठीक है, तो फर्स्ट ये समझना है कि पहले इंटीग्रेशन आपको, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा आप में से, तो वो चीज इंटीग्रेशन को हम देख लेते हैं. कुछ जैसे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ जो फॉर्मूलेज हैं, मैं बहुत डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, बट मैथमेटिक्स में जो बेसिक आपको पता होना चाहिए उतना मैं बता दूंगा. बाकी अब मैथ्स की बुक से इंटीग्रेशन के बारे में ज्यादा पढ़ना है तो मैथ्स की बुक से पढ़ लो या मैथ्स लेक्चर्स अटेंड कर लेना. ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन जैसे कि हम बोलते हैं, जो बेसिक डिफरेंशिएशन है वो आप बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फिजिक्स में भी यूज होता है, तो सिमिलर में इतना आपको पता होना चाहिए. दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n is written as n into x to the power n minus 1, where n is any integer, sorry any real number. n को आप बोल सकते हैं, n क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर. सेकेंड फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ, यू कैन से kx इज k. ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ kx, k बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन k, क्योंकि यहां पर ये एक रूल है कि k मींस इट इज एनी कांस्टेंट नंबर. तो कोई कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ k टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x. ठीक है, k बाहर आ गया तो dx by dx दैट इज 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1. और ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम कि n का वैल्यू यहां पर क्या है, 1 है, तो उसके रिस्पेक्ट में x की पावर 0 होगा मींस 1, तो ये k आ जाएगा. ठीक है, देन थर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ any constant is always 0. Differentiation of any constant is always 0. ठीक है, दूसरे टर्म्स में जो मैंने आपको पहले भी प्रीवियस में इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी लेक्चर्स में बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 भी क्यों है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं. डिफरेंशिएशन को किससे रिलेट करते हैं हम, टेंजेंट है स्लोप से. ठीक है, डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट एनी स्लोप और चेंज ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग. तो जैसे सपोज कोई भी एक, जैसे ये ग्राफ होते हैं y एक्सिस एंड ये y डैश होगा, ये y x डैश एक्सिस. ओरिजिन, अगर मैंने यहां पर y इक्वल टू कोई नंबर जैसे 2 लिखा, तो y इक्वल टू 2 का मतलब क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन. क्योंकि इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर y की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी. जैसे कि x एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0 लाइन होता है. x एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या आता है, 0. सिमिलर वे में y इक्वल टू 2 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, ये पैरेलल लाइन है. ठीक है, पैरेलल लाइन है x एक्सिस के, तो x एक्सिस से इसका एंगल क्या हुआ, 0 हुआ, तो tan 0 का वैल्यू 0 ही आता है, tan थीटा. ठीक है, तो वो tan थीटा तो स्लोप होता है, तो वो 0 आएगा. इसलिए इस तरह से भी आप बोल सकते हैं. ठीक है, किसी किसी को नहीं पता होता है तो ये चीज, डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ tan थीटा और टेंजेंट. इसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत एक्सप्लेन किया था, आप उसको देख लेना अच्छे से. ठीक है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ log x.
log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 5 फॉर्मूले डिफरेंशिएशन में, इससे ज्यादा आपको यहां पर नहीं मिलेंगे, केमिस्ट्री में यूज नहीं होंगे, मैथमेटिक्स में फिजिक्स में तो यूज हो सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो होता ही है। देन इसी तरह से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, तो इंटीग्रेशन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ यू कैन से x टू द पावर n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज रिटन एज x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। ध्यान देना, यहां पावर क्या हो रहा था, कम हो जा रहा है, और यहां पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पावर इंक्रीज का मतलब मैंने बोला था ना, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एडअप होना, ज्यादा ग्रेटर, तो आपको वो इंटीग्रेट होगा, और यहां डिफरेंशिएट मतलब ब्रेक होगा। देन सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ यू कैन से kx dx इज नथिंग बट, k बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन, x की पावर यहां पर क्या हुआ 1, तो 1 प्लस 1 2, तो यहां पर बोल सकते हैं kx स्क्वायर बाय 2 प्लस c। c इज एनी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू में नहीं पता, ये कोई भी रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, एनी कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला, इसी तरह से आप इंटीग्रेशन ऑफ अगर k ओनली करते हो तो इंटीग्रेशन ऑफ k कैन बी रिटन एज ओनली x, kx प्लस c, मीन्स क्योंकि यहां पर k तो बाहर आ जाएगा, k इज एनी कांस्टेंट बाहर आ जाता है। देन यहां पर 1 बचेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 का, जैसे कि यहां पर क्या हुआ था, आप बोल सकते हैं x का डिफरेंशिएशन k था, तो k का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, kx हो जाएगा। बिकॉज इंटीग्रेशन को हम ये भी बोल सकते हैं इट इज एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा होता है। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, यहां ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहां पर ध्यान रखना x इज नॉट, सॉरी n इज नॉट इक्वल टू -1, ये इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले में, ठीक है। x की पावर n में n प्लस 1, बस x n नॉट इक्वल टू -1 के इक्वल नहीं होगा, अदरवाइज कुछ भी हो तो वो फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। यहां पर 1/x, तो 1/x का log x का डिफरेंशिएशन था 1/x, तो 1/x का क्या होगा, log x, बस यहां पर प्लस एनी कांस्टेंट। लाइकवाइज फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इज सेम एज e टू द पावर x प्लस c। सो दीज आर सम फॉर्मूलाज जो आपको याद रखना है इंटीग्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा और इंटीग्रेशन में एक और चीज आपको याद रखना, दैट इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन या उसका लिमिट्स, ठीक है। देखो डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर लिमिट्स आता है। लिमिट्स आने का मतलब क्या, अगर आपको ऐसा दिया है a टू b fx dx, ठीक है, इसका जो रिजल्ट है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, fx का मतलब कोई भी एनी फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है इसको हमने क्या लिमिट दिया है, यहां पर a से b में, यहां वेरिएबल क्या है x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये जो a से b का मतलब क्या है, ये वैल्यू ऑफ x है, कि x जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, a से लेकर b तक, a और b कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, 2 3 वटेवर कुछ भी। तो मैं यहां पर इसको, जैसे अगर ये आता है डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ fx इज सपोज fx, ठीक है, fx प्लस c है अगर, तो आफ्टर पुटिंग दीज इंटरवल्स यू कैन से दिस इज नथिंग बट a टू b, ये रिजल्ट होगा इसका। और इसको किस तरह से यूज करेंगे, f ऑफ b प्लस c माइनस f ऑफ a माइनस c, मीन्स अपर लिमिट आपको x की वैल्यू में क्या पुट करना है, b पुट करना है, फर्स्ट अपर लिमिट, इसको बोल देते हैं हम, दैट इज कॉल्ड अपर लिमिट, मतलब मैक्सिमम यहां तक जाएगा अपर लिमिट, एंड इट इज कॉल्ड लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट। तो ये क्या होगा, f ऑफ b प्लस c बाय माइनस, और a को भी फिर पुट कर देना है लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां से आपको रिजल्ट मिलेगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ये ध्यान रखना है, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए यहां पर कांस्टेंट नहीं आएगा। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट नहीं आएगा, बट इनडेफिनाइट जहां लिमिट नहीं दी होती वहां आता है।
तो यहां पर हम जो यूज करने वाले हैं केमिस्ट्री में उसमें लिमिट्स आएंगी, तो उसमें कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैं एग्जांपल एक क्वेश्चन कराता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स की वैल्यू है एक्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 2 से 3 dx। तो किस तरह से आप सॉल्व करोगे इसको? एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, n की पावर 1 है, ठीक है। आप x ले लो, एक्स स्क्वायर कुछ भी ले सकते हो, n की पावर 1, तो 1 प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और लिमिट्स कहां तक, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं आना है, कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देन 2 to 3, ठीक है, जो लिमिट्स थी। इसका मीनिंग क्या है? x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 2 से 3 में, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी? एक नंबर आएगी, जैसे 3 स्क्वायर 9 बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर इज 4 बाई 2, so that is 9 minus 4 5 by 2, आंसर इज 5 by 2। इस तरह से लिमिट्स पुटअप करके आपको कैलकुलेट करना, ठीक है। बस यही फॉर्मूले याद रखने से आप आसानी से इंटीग्रेशन का यूज करके रेट इक्वेशंस निकाल पाएंगे फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। चलो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में फर्स्ट केस है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। फर्स्ट केस हम किस में ले रहे हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो लेट सपोज दैट इज अवर रिएक्शन, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एट टाइम t इक्वल टू 0। इनिशियल टाइम में हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ये आपको वर्डिंग्स में लिख लेना, मैं बस बोल रहा हूं। दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, से इट इज C0, then initial concentration of product definitely 0 होगा। After some time t, concentration of reactant becomes, say suppose Ct, कोई भी टाइम, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 10 घंटे बाद, ठीक है, जो टाइम, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो कितना हो गया है? Ct, ठीक है। Ct मीन्स कंसंट्रेशन एट टाइम t, एंड कंसंट्रेशन ऑफ P becomes, let's say it is PT या BT, कुछ भी ले लो जो ठीक लगे, ठीक है। ये कंसंट्रेशन इसका हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? दैट इज रेट इज डायरेक्टली इक्वल टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू दी पावर n, ये रेट लॉ है। बट हियर n इक्वल टू 0, बिकॉज जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब क्या है? n इक्वल टू 0 हो गई होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0, सो रेट बिकम्स, रेट क्या होगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डायरेक्टली इट इज इक्वल टू k, क्योंकि n का वैल्यू 0 रखने से कंसेंट्रेशन ऑफ r टू दी पावर 0, एनी नंबर, एनीथिंग पावर 0 इज ऑलवेज 1। So this is your first equation. Rate is directly equal to rate constant. ठीक है। Next, rate constant हमें नहीं पता है क्या है, that is just rate constant. Okay. That is your first equation. Then next, second क्या होगा? By differential rate law, by differential rate law और rate expression, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? कुछ नहीं है, ये सबसे जो फर्स्ट में बताया था, दैट इज रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, dr बाय dt, माइनस साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। So this is our second equation. You can see from first equation and second equation, left hand side is equal, rate is equal, so right side also, right hand side also equal, means by equation 1 and 2 both minus dr by dt can be written as k, ठीक है। Then we can say dr
इज इक्वल टू माइनस के डी टी। माइनस को मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर प्लस हो जाएगा और उधर माइनस, और ये जो डी टी है वो भी राइट साइड लेके चला गया। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहां पर बोथ कम पड़ जाता है। इंटीग्रेशन को इस तरह से डिनोट कर देते हैं डी आर बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी, ठीक है। नाउ दैट इज, यहां पर अब ये जो एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, हियर यू कैन से एज टाइम इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू t, टाइम 0 से t में वेरी कर रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन मैंने भी लिखा था जो, ठीक है। उसी कंडीशन में 0 टाइम के लिए कंसंट्रेशन क्या था, R नॉट, C नॉट एंड इट इज Ct, ठीक है। कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t के रिस्पेक्ट में। तो ये जो है लिमिट्स इस तरह से आएंगे कि कंसंट्रेशन 0 टाइम पर C नॉट है, t टाइम पर Ct है, दोनों साइड। आफ्टर पुटिंग लिमिट्स यू कैन से इंटीग्रेशन ऑफ dr और यू कैन से इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dr इज r, ठीक है। यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ dr इज r, वेयर r concentration of reactant is varying from C naught to Ct, ठीक है, is equal to minus K T, integration of dt is T 0 to T variation, ठीक है। 0 से टाइम T में लिमिट्स को पुट कर देना है। सो यहां पर क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट अपर लिमिट जो आएगा Ct माइनस C नॉट इज इक्वल टू माइनस K इंटू T, T माइनस 0 इज T, आप T माइनस 0 लिखो या T लिखो एक ही बात है। तो यहां से क्या मिल रहा है, Ct इज इक्वल टू C नॉट, ये माइनस Kt, ठीक है। सो Ct मीन्स क्या था, Ct कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T इज C नॉट माइनस Kt, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आपको याद रह सकता है। इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम T इज नथिंग बट इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस Kt। आपको टाइम और K ये सब दिया होगा इनिशियल कंसंट्रेशन, तो आप कंसंट्रेशन उस टाइम पर निकाल सकते हो कि रिएक्टेंट का क्या बचेगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से आपने इसको पता कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सो एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट एनी टाइम T इज नथिंग बट C नॉट माइनस Kt। तो यहां से हम एक और चीज निकाल सकते हैं, दैट इज हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ का मतलब जस्ट समझ लो, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं T हाफ से, ठीक है। तो हाफ लाइफ का डेफिनेशन क्या होगा, दैट इज इट इज द टाइम व्हेन concentration of reactant becomes half of its value from initial concentration, ठीक है। तो इनिशियली जो कुछ भी था उसकी जस्ट उस कंसंट्रेशन का हाफ कंसंट्रेशन जब हो जाएगा, उसमें जो टाइम लगा है दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो इन शॉर्ट आई कैन से कंसंट्रेशन हाफ लाइफ इज द टाइम व्हेन कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T becomes हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू C नॉट है तो उसका हाफ बन जाता है, और जो टाइम है उसको हम डिनोट करते हैं T हाफ से, ठीक है। सो ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, दैट इज कंसंट्रेशन C नॉट बाय 2, कंसंट्रेशन Ct becomes C नॉट बाय 2 इज इक्वल टू C नॉट माइनस K, T की जगह में क्या पुट करना है, T हाफ। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसको राइट साइड ले जाए, उसको इधर लेकर आ जाए। सो Kt हाफ इज इक्वल टू C नॉट माइनस C नॉट बाय 2,
C naught minus C naught by 2 is 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. Likewise, C naught by 2 T half KT half or half life is C naught by 2K. मीन्स अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालनी है तो क्या करना है, इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेट कांस्टेंट. बहुत सिंपली आपने इसको निकाल सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज द हाफ लाइफ फॉर्मूला फॉर द हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इट इज कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम. ठीक है, so we have obtained concentration at any time t for zero order reaction is C naught minus KT. ठीक है, और हाफ लाइफ इज C naught by 2K. ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से आपको याद रखना है. ग्राफिकल अप्रोच. ग्राफिकल अप्रोच मीन्स ग्राफ्स बनाना. ठीक है, देखो जैसे कि यहां पर दिया है Ct इज इक्वल टू C नॉट माइनस KT. अगर इसे ध्यान से देखें तो क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस KT प्लस C नॉट मीन्स y इक्वल टू mx प्लस C. ठीक है, ये क्या है, जनरल फॉर्म होती है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की या स्ट्रेट लाइन की. ये जो रिप्रेजेंटेशन, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को. ठीक है, वहां पर y की जगह हमने क्या ले लिया है, y एक्सिस. y मीन्स y एक्सिस, x मीन्स x एक्सिस. तो इससे कंपेयर करें तो y के प्लेस में Ct. ठीक है, मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t इन y एक्सिस वेरीज लीनियरली. ठीक है, सो इसको टाइम को ले लिया है एक्स एक्सिस में. ठीक है, टाइम को एक्स एक्सिस में. तो ये जो टाइम को t इक्वल टू 0 पर कुछ वैल्यू होगी क्या, t इक्वल टू 0 पर Ct क्या होगा, C नॉट होगा. ठीक है, इनिशियल टाइम में तो वो C नॉट ही होगा ना, इनिशियल कंसेंट्रेशन. वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा लीनियरली. ठीक है, लीनियरली डिक्रीज करेगा, 0 पहुंचेगा विद स्लोप. स्लोप क्या होगा, ये m इज स्लोप दैट इज माइनस k. ठीक है, माइनस के यहां पर नेगेटिव k. ठीक है, ये स्लोप होगी, इस तरह से वेरी करेगा. सो हियर इज अवर क्वेश्चन दैट इज फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन A to B plus C, initial concentration of A is 0.1 molar. If A becomes 0.08 molar after 10 minutes or in 10 minutes, then its half life and completion time are respectively. तो हाफ लाइफ और कंप्लीशन टाइम निकालना है. सो वी कैन से, ठीक है, यहां पर हमें क्या दिया है कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ ए है वो इनिशियली कितना था, टाइम t इक्वल टू 0 पर 0.1 मोलर था इनिशियली. टाइम t इक्वल टू 10 मिनट में वो कितना बन गया, 0.08 मोलर. ठीक है, सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हमें पता है रिलेशन दैट इज एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0. ठीक है, इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो Ct क्या होगा, C नॉट माइनस KT. कंसेंट्रेशन एट एनी टाइम t ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस KT. तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, जो K का वैल्यू है. देखो Ct कितना होगा, 0.08 इज इक्वल टू ये कितना होगा, 0.1 इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस K टाइम इज 10 मिनट. ठीक है, सब कुछ मिनट में चाहिए तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, 10 मिनट ही रखेंगे. देन इसको इधर लेकर आए तो क्या होगा, या इसको इधर लेकर जाओ, 10K इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.08 विच इज नथिंग बट 0.02. ठीक है, तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.02 डिवाइडेड बाय 10. ये 10 जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा
और यू कैन से 2 इंटू 10 टू द पावर -3। इधर से 0.002 2 इंटू 10 टू पावर -3, इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। जैसे ये क्या है 2 इंटू 10 टू पावर -2 डिवाइड बाई 10 10 टू पावर -3। ठीक है, तो ये k का वैल्यू आ गया, k पता चल गया। अभी आपको हाफ लाइफ निकालना है, तो हाफ लाइफ तो डायरेक्ट पता ही, हाफ लाइफ क्या है C0 बाय 2k फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां से कितना आ जाएगा C0 बाय 2k हाफ लाइफ, C0 था 0.1 बाय 2 इंटू k 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहां से क्या आ गया आपका 2 से यू कैन से 10 की पावर, ये पॉइंट हटाएं, यहां से हटाएं तो ये ऊपर 1000 और ये नीचे 10, 0 से 0, 2 से 50, 2 से 25, तो ये 25 मिनट आ गया। हाफ लाइफ कितना है इसका, जीरो रिएक्शन का हाफ लाइफ है 25 मिनट। ठीक है, मतलब आधा खत्म हो जाएगा कितने 25 मिनट में। सो नेक्स्ट आधा भी कितने में हो जाएगा, और 25 मिनट में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो जितना टाइम इंटरवल में जितना भी कम होगा वो फिनिश हो जाएगा पूरा, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है सर 25 मिनट हाफ लाइफ, यही है ऑप्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, हाफ लाइफ इज 25 मिनट, तो फुल कंप्लीशन टाइम क्या होगा जस्ट उसका डबल। ठीक है, और नेक्स्ट 25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। या आप उसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं T100 इज इक्वल टू। ठीक है, और एक और तरीका है इसको निकालने का, क्या बोल सकते हैं हम, देखो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमें दिया था कि ए का कंसेंट्रेशन 0.1 से 0.8 हो रहा है कितने टाइम में 10 मिनट में। 10 मिनट में 0.1 से 0.08 हो गया। सो नेक्स्ट 10 मिनट में क्या होगा, फिर इतना ही कम हो जाएगा, मींस 0.06 बचेगा। फिर नेक्स्ट 10 मिनट में कितना कम होगा, नेक्स्ट 10 मिनट में फिर 0.02 कम हो जाएगा, 0.04 बचेगा। इसी तरह से नेक्स्ट 10 मिनट में 0.02, नेक्स्ट 10 मिनट में 0। तो देखो टाइम कितना लगा 10, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, 50 मिनट में ये 0 हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप बोल सकते हो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसअपियर्स। ठीक है, कम हो जाता है इक्वल अमाउंट। जैसे यहां से 10 मिनट में यहां से 0.02 कम हुआ है, तो नेक्स्ट में भी 0.02 कम होगा। ठीक है, इस तरह से आपको एक जीरो ऑर्डर के क्वेश्चंस डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज the rate constant for a reaction is 0.0030 mole per liter per second. How long will it take for the initial concentration of the reactant to fall from 0.10 molar to 0.075 molar? ठीक है, इसको आपको बार बार पढ़ना और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, दैट इज रेट कांस्टेंट। सबसे पहले आपको कोई रिएक्शन है, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो से जनरल रिएक्शन कुछ भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लिया। इसमें क्या बोला है आपको, इनिशियल रेट कांस्टेंट दिया है, गिवन रेट कांस्टेंट मींस के दैट इज 0.0030 मींस 3। उसके बाद जीरो का कोई मीनिंग नहीं, और यू कैन से 3 इंटू 10 टू द पावर -3 दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो यूनिट्स मैंने बताया था आपको, यूनिट ऑफ के, यहां पर ऑर्डर भी नहीं दिया है, तो के का यूनिट से हम क्या बता सकते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यहां पर ऑर्डर ये क्या है, रेट का ही यूनिट है। रेट का यूनिट किस ऑर्डर में होता है, जीरो ऑर्डर में, क्योंकि रेट क्या होती है डायरेक्टली इक्वल टू के, मींस रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो के की भी यूनिट क्या होंगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट को देखकर हम बता सकते हैं दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ओवर इज 0। ठीक है, तो यहां पर दिया है t इक्वल टू 0 पर इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.10 एंड फाइनल कंसेंट्रेशन दिया है किसी टाइम पर 0.075 मोलर। तो इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, आपको टाइम के दिया हुआ है। हमें पता है कंसेंट्रेशन एट एनी टाइम t इज C0 माइनस KT होता है। ठीक है, आपको टाइम नहीं पता है लेकिन ये CT पता है, C0 भी पता है, इनिशियल भी पता है, फाइनल भी पता है। तो हम यहां से क्या ले सकते हैं, KT इज इक्वल टू C0 माइनस CT। इनिशियल कंसेंट्रेशन इज 0.10 माइनस 0.075 all divided by K. K means 3 into 10 to the power minus 3। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड में आंसर आएगा आपका टाइम का। सो टाइम इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, मोलरिटी मोलर मोल पर लीटर 0.10 मीन्स यू कैन से 0.100, ऐसा भी ले सकते हैं। तो 100 माइनस इट इज नथिंग बट 0.025 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। सो ये होगा, पर चला जाएगा। सो 25/3, 10 टू द पावर 3 माइनस 3 ऊपर जाने से 10 टू द पावर 3 होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर, या ऐसे बोल सकते हो, पॉइंट हटाए यहाँ 1000, तो ये दोनों कैंसिल। ठीक है, 25/3, 25/3 इज 8.33, 3 8 जा 24, 1 बचेगा 8.33। सो टाइम कितना होगा, 8.33 सेकेंड्स। सो जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, 8.33 सेकेंड। बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बस थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ध्यान रखना है अच्छे से, तो आपको सारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन you have given for the reaction 2N2O5 gaseous gives 4NO2 gaseous plus O2 gas. So the rate of formation of nitrogen dioxide is 2.8 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second. Calculate the rate of disappearance of N2O5. ठीक है, M means mole per liter मोलर। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है और रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि रिएक्शन क्या है, 2N2O5 gives 4NO2 प्लस O2। तो ये जो है प्रोडक्ट है, इसलिए वहां पर दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया है, मींस ये दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, dNO2/dt। प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव आएगा रेट। ये आपको दिया है 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, दिट इज गिवन। बट अकॉर्डिंग टू रेट इक्वेशन, रेट अपन कैसे लिखते हैं, रेट को आप बोल सकते हैं, रेट को इस तरह से लिख सकते हैं, रेट इज चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, स्मॉल चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, इज इक्वल टू डी NO2 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय dt, एंड हियर कांस्टेंट टर्म है, सॉरी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 4, उससे डिवाइड कर देंगे, एंड इट इज इक्वल टू DO2 बाय dt, क्योंकि यहां तो 1 ही है तो कुछ नहीं लिखना। ये रेट ऑफ द रिएक्शन, बस यही एक की पॉइंट है जब आपको इस तरह से दिया हो। ध्यान रहे, जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बोला है तो वो सिर्फ इसको, ये जो एक्सप्रेशन है यही डिनोट करता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ठीक है, दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन। ये जो वैल्यू है डिवाइड करने से वो रेट होगी रिएक्शन की। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन की जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगी वो इस तरह से होगी। बट रेट ऑफ फॉर्मेशन डिफर कर सकती है, रेट ऑफ कंजम्पशन डिफर कर सकती है इंडिविजुअली। ठीक है, वो डिपेंड करती है किस पर, कोफिशिएंट्स पे भी। बट ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज सेम। सो ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन ये होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कंपैरिजन से, रेट ऑफ ये DN2O5
by dt divide by 2 is same as d NO2 by dt by 4. 2 1s are 2, 2 2s are 4. Means rate of consumption, ये जो दिया है N2O5 d N2O5 by dt, it is rate of consumption of N2O5. Minus sign indicates decrease in concentration of N2O5 is equal to, क्या दिया है, ये बोल सकते हो d NO2 by dt. साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये जो वैल्यू है साफ दिख रही है, d NO2 by dt. ये वैल्यू क्या दी थी हमें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज 2.8 इंटू 10⁻³ और डिवाइड बाय यहां पर क्या है 2, ये 2 है, तो यहां से बोल सकते हैं 2.8 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2. तो ये कितना आ जाएगा 1.4. सो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O5 इज 1.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O5 या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 निकल जाएगा. ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ कंजम्पशन बातें की है. तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है 2 मार्क्स में. ठीक है, तो इस तरह से मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं आपको कुछ एक्सरसाइज के होंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, तो अच्छे से आपको सॉल्व करना, हर टाइप का क्वेश्चन कवर अप करा देता हूं, तो उसको करते रहो. हम चलो नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है.